The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. हे गाइस, दिस इज़ आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो आज हम लोग अपने एरर पुशिंग मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी और आप उसके मैकेनिज्म को लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि आप उस ऑर्गेनिक रिएक्शन को ब्रेक कर लो इनटू अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, और उसके बाद आप उन एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हर एक स्टेप के अंदर अपने कर्व एरोज को ऐड कर दो। और साथ ही साथ एक बात के ऊपर हमने फोकस किया था कि जो कर्व एरो आप लोग ऐड कर रहे हो अपने एलिमेंट्री स्टेप के अंदर, वो कर्व एरो रिप्रेजेंट करेंगे द इंटरेक्शन बिटवीन द मोलिकुलर ऑर्बिटल, इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड ऑर्बिटल्स एंड द अनफील्ड ऑर्बिटल्स। इस बात के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था लास्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को क्रैक करना है तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग में रखनी पड़ेगी एट द सेम टाइम। एटलीस्ट आपको जो मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूँ वो बातें आपको दिमाग में एज इट इज़ आपको हर वक्त पता होना चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस के अंदर बोल कर चीज़ें करा रहा हूँ, नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, नीचे से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जाकर बैठ जाएंगी। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी हर एक चीज़ की। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था, यहाँ पर आपके सामने जो 7 रूल लिखे हुए हैं, इन रूल्स को आप लोग एक बार अप्लाई कर देखो। जितने भी मैकेनिज्म आपके पास, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक की बुक्स है या फिर आपके पास जो नोट्स है, जो मैकेनिज्म आप लोग लिखते हो, उन रिएक्शंस के अंदर उन कर्व एरो के जो मैंने आपको यहाँ पर इसे 7 रूल लिखवाए थे, इन रूल्स को एक बार अप्लाई कर देखो। क्या वो कर्व एरोज इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो आपके कर्व एरो है वो इन 7 रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने कुछ भी कर नहीं देखा होगा। उनको लगता है कि अगर वो बैठकर वीडियोस को देख रहे हैं, चीज़ों को सुनकर समझ रहे हैं, तो वो जाकर एग्जाम सेंटर के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक जब आप लोग पढ़ रहे होते हो, बुक आपके सामने खुली हुई होती है, मैं आपको कोई चीज़ बता रहा होता हूँ तो वो चीज़ें आपको पता होती है। मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत टाइम से आप लोग नोन हो, आप लोग बहुत टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो आपको ये सभी चीज़ें, जितनी भी बातें मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, आपको ये सब बातें पता होंगी। लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इसको दिमाग में याद भी रखना है, और वो याद तभी हो पाएगा जब आप लोग रिवीजन करोगे 5-6 बार। एक बात तो पक्की है कि एग्ज़ाम के टाइम के अंदर जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए होगे तो आपको सिर्फ वही बातें याद रहेंगी जो आप लोगों ने एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ी हो, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले पर जो चीज़ें आपने पढ़ी हो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, या फिर वो चीज़ें याद रहेंगी जिनका आप लोगों ने 5 से 6 बार रिवीजन किया हुआ है। इसीलिए बेसिक फॉर्मेट यही होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कि जो उसके बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो साइंस रिलेटेड आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो गया हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया हो, या फिर मैथमेटिक्स हो गया हो, तो जितने भी आपके पास ये साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, हमेशा जो बेसिक, जब भी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेसिक प्लान दिमाग में यही होता है कि बड़ी यूनिट्स को पहले कवर कर लिया जाए और उसको बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि जो आपकी बड़ी यूनिट जो पहले कंप्लीट हो गई हो आपको टाइम मिले उनको रिवाइज करने का, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप लोग लास्ट मंथ के अंदर या फिर लास्ट 2 मंथ के अंदर उन्हें कवर करें। तो ये एक बेसिक प्लान होता है। इसी प्लान के हिसाब से अगर आप लोग चलोगे तो एग्जाम क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम भी अच्छे से क्रैक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप लोग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट ही पढ़ें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा किसी SIR नेट से रिलेटेड है, गेट से रिलेटेड है। जब उस कंटेंट को देखते हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम के अंदर। और ऐसे एक चैनल नहीं है, 2 चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग जब भी किसी कंटेंट को देख रहे हो तो आप लोग एक चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करो कि वो आपके सिलेबस का होना चाहिए। अगर सिलेबस से बाहर का आप लोग बिना बात पढ़ते रहोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा एग्जाम के अंदर। भले ही आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको चीज़ समझ में आ रही है, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उस एग्जाम में जो सिलेबस आपको गिवन है उस सिलेबस के कोरस्पॉन्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो
जो 7 रूल मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस कर नहीं देखा होगा, लेकिन अब मैं हर एक रूल को उठाऊंगा और हर एक रूल को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन रूल को फॉलो करना है। हर एक रूल के कोरस्पॉन्डिंग में आपको कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अगर आपके कर्व एरोज इन रूल्स को फॉलो ना करें तो आखिर क्या होगा। अगर वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो क्या आपका मैकेनिज्म सही है, क्या इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आपका मैकेनिज्म हमेशा गलत होगा। तो एक बात तो श्योर है कि अगर आप लोगों ने इन 7 रूल के अंदर से किसी भी एक रूल को ब्रेक किया तो आपका मैकेनिज्म 110% गलत ही होगा। और एक बात की भी श्योरिटी है, अगर आप लोगों ने इन 7 रूल को फॉलो किया तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका 100% आपका मैकेनिज्म सही हो गया, आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये फंडामेंटल थिंग्स हैं, इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोगों ने इनको फॉलो किया तो आपका मैकेनिज्म सही होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप में से इनमें से किसी भी एक रूल को फॉलो नहीं किया तो 100% आपका मैकेनिज्म गलत हो जाएगा। तो अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सर मैंने तो ये 7 रूल भी याद कर लिए, इन 7 रूल को फॉलो भी कर लिया, अब मेरा मैकेनिज्म गलत क्यों हो गया। तो वो गलत इसलिए हो गया कि आपको जो कर्व एरोज हैं वो कौन सा कर्व एरो पहले लगाना है, कौन सा कर्व एरो बाद में लगाना है, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म टिका हुआ है। और इसीलिए आपको इस कोर्स की ज़रूरत है, एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1। और ये बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा कि आप जो मैकेनिज्म के अंदर कर्व एरोज लगाते हो वो किस तरीके से लगाने वाले हैं। आज ही क्लास में हम सीखेंगे जो आप लोग कर्व एरो लगाते हो ये किस तरीके से लगाते हो, इनका बेसिक रूल क्या है, फंडामेंटल रूल्स क्या है इन कर्व एरो को लगाने के। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कौन सा कर्व एरो पहले लगेगा, कौन सा कर्व एरो बाद में लगेगा। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी MOT ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि आपको MOT सीखनी पड़ेगी जनरली कार्बन्स की, या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की, कार्बन कार्बन बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, या फिर कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, जो आपको जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको उसके MOT को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा कर्व एरो पहले लगाना है, कौन सा कर्व एरो बाद में लगाना है। तो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप लोग लेक्चर सीरीज को एक सीरीज के अंदर देखना शुरू करोगे और एक भी लेक्चर को बीच में मिस नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेक्चर को कंप्लीट देखा करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग के लेक्चर देख रहे हो कि ये चीज़ तो मुझे आती है, आती वो चीज़ सबको है। अगर वो चीज़ आपको आती है तो आप वीडियो को प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हो, वीडियो को जल्दी देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना टाइम वेस्ट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट आप लोग कोई चीज़ आती है उसको बार बार देखते रहिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप लोग कोई सीरीज में उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, प्लेबैक स्पीड को आप लोग बढ़ा सकते हो 1.75 या फिर 2.0 तो करके आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो। नोट्स आपके पास हैं ही, प्लेबैक स्पीड अगर ज़्यादा भी होगी तब भी आप लोग उन चीज़ को समझ सकते हो। तो आप लोग नोट्स को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स मिल जाते हैं, नोट्स को ज़रूर देखिए। अगर नोट्स में लिखी हुई हर एक बात आपको पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उस वीडियो को देखो, लेकिन वीडियो को देखना मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ताकि जो छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो शुरू करते हैं अपने रूल से। सबसे पहले बात करेंगे रूल नंबर 1 की। तो 7 रूल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लास्ट क्लास मैंने यहीं पर छोड़ी थी, आज मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की कि आखिर रूल नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 1 बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा है, कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। पहला रूल आपके पास है कि ड्रॉ करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, अगर आप लोगों को उसका करेक्ट मैकेनिज्म लिखना है तो मैकेनिज्म को लिखते वक्त आपको हर एक मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट, एकदम सही बनाना पड़ेगा। अब लुईस स्ट्रक्चर्स आप लोग क्लास 11 से पढ़ रहे हो, क्लास 12 से पढ़ रहे हो, तो आई होप आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात कर लेता हूं कि आखिर एक करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। एक अच्छा करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर वही होता है जो कुछ बातों को फॉलो करे। पहली बात क्या उसके अंदर से, दैट ओबे द ऑक्टेट रूल फॉर सेकंड रो एलिमेंट। सेकंड रो एलिमेंट के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस क्यों किया है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब भी आप देखते हो तो आपको वहाँ पर कार्बन देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन्स देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, फ्लोरीन देखने को मिलता है, और ये सारे के सारे एटम आपके पास सेकंड रो एलिमेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर भी देखने को मिल जाएगा, फास्फोरस भी देखने को मिल जाएगा, हैलोजन के अंदर आपके पास क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है जो कि सेकंड रो एलिमेंट नहीं है, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड रो के ऊपर होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस सेकंड रो एलिमेंट्स के ऊपर किया है। तो एक अच्छा लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका एलिमेंट सेकंड रो का है तो उसे ऑक्टेट रूल को आपको ज़रूर फॉलो कराना है। ऑक्टेट सेकंड रो एलिमेंट जैसे कि आपके मैंने यहाँ पर एक मिनी पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की, ये जो है वो सारे के सारे
सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट है। तो लिथियम बेरिलियम का ज़्यादा यूज़ नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हालांकि आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसका ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं मिलते। बेरिलियम के कंपाउंड आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक के अंदर। बाकी ये जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ये बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ये बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, इसीलिए ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगे। और जब भी आप लोग कोई भी कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन का, तो आपका एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑक्टेट रूल को हमेशा फॉलो करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई कंपाउंड बनाता हूं आपके पास जहां पर कार्बन जो है वो 5 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और उसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। चलो उसकी वैलेंसी को मैंने बढ़ाया तो मैंने चार्ज लगा दिया, प्लस लगा दिया, फिर नेगेटिव लगा दिया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपको पता है कि हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि हर एक बॉन्ड के अंदर क्या होंगे, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कि अगर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस टाइम के ऊपर, तो यहां पर आप देखोगे कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आपके जो ऑक्टेट रूल है उसे वायलेट कर रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है फंडामेंटली ही इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को लिखोगे, तो ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, कार्बन के ऊपर जो 5 बॉन्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को आप लोग कभी भी नहीं देखोगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। सो इफ़ यू आस्क योरसेल्फ, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहो कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा आपका मैकेनिज्म गलत है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से ज़रूर चीज़ों को पूछते रहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सो इफ़ यू आस्क योरसेल्फ व्हाई मिथाइल कैटायन और बोरोन ट्राइहाइड्रेट आर सो रिएक्टिव। देखिए बोरोन ट्राइहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, और मिथाइल का जो आपके पास कैटायन होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके सामने बना रखा है। तो मिथाइल कैटायन को आप देखते ही बोलोगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि जो आपका मैकेनिज्म होता है उसका जो कर्व एरो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल्स एंड अनफील्ड ऑर्बिटल्स, और उन्हीं के बीच का जो आपके पास जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन था, आप लोग उसी को फोकस करते हुए अपने कर्व एरो को ड्रॉ करते हो। तो चार्जेस का यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं होता। ये जो आपके पास मिथाइल कैटायन जो है ये रिएक्टिव है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो रिएक्टिव नहीं है। वो रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि कार्बन का जो ऑक्टेट है यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इस ऑक्टेट को देखूंगा तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड बने हुए, हाइड्रोजन के पास हर एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके ऑक्टेट के अंदर। प्लस चार्ज है तो मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के अंदर ऐड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कार्बन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सेम वही केस मैं मान सकता हूँ बोरोन का भी। बोरोन के जो आपके पास यहाँ पर सेकंड जो एलिमेंट है, बोरोन का जो सेंट्रल एटम जो है बोरोन है, इसके पास भी आपके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और बोरोन की रिएक्शंस भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हो, यानी कि BH3 में बोरोन हाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, BH3 की रिएक्शंस भी आप लोग देखते हो, क्योंकि जो बोरोन है इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो। और इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो BH3 है, जो बोरोन ट्राइहाइड्रेट है, वो डाइमर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको वो B2S6 के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो ब्रिज के अंदर लगे हुए होते हैं, ताकि जो आपका बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। BH3 इसीलिए डाइमर के अंदर आपके पास नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जस्ट बिकॉज इसके पास जो ऑक्टेट है, इनके सेंट्रल एटम जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ही ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर दोबारा ध्यान से अलग से भी लिखा हुआ है कि मिथाइल कैटायन इज सो रिएक्टिव बिकॉज इट लैक्स 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इस बात को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए कि अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से वो रिएक्टिव नहीं होता। वो रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और वो चाहता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। तो वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं कि आपको करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। कई केसेस के अंदर आपको ऐसा होगा कि आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं एसिडामाइड का। मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन आपको कोई भी गिवन है और आपको एसिडामाइड का जो है वो कंडेंस फॉर्मूला गिवन है CH3CONH2। तो जब भी आप इसका मैकेनिज्म बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर कंडेंस फॉर्मूले को तो लेकर आओगे नहीं, आपको वहां पर लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और लुईस स्ट्रक्चर को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप लोग उस लुईस स्ट्रक्चर को सही बनाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसका कंडेंस फॉर्मूले को देखकर जब इसके लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो वो उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें। H, उसके बाद कार्बन है, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, फिर
यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो आप लोग क्या किया, पहले यहाँ पर कार्बन को अटैच कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, और फिर आपने क्या किया, नाइट्रोजन को अटैच किया, और नाइट्रोजन के ऊपर आप लोगों ने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। तो एक तरीका है इसका ये भी हो सकता है लुईस स्ट्रक्चर बनाने का, लेकिन ये लुईस स्ट्रक्चर आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल का जो है वो वायलेशन हो रहा है। अगर आप लोग इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन के ऊपर, जो कार्बन मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऑक्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड इस साइड में है और एक बॉन्ड इस साइड में है, हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लुईस स्ट्रक्चर है फंडामेंटली क्या है, इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फ्रॉम द कंडेंस फॉर्मूला भी आप लोग इजीली बना लोगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल बनाओ, उसका जो लुईस स्ट्रक्चर है उसको आप हमेशा क्या करो, सही बनाओ। सही बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग लुईस जो गलत बनाओगे तो डेफिनेटली आपका मैकेनिज्म जो है वो गलत होने वाला है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि आपका जो ऑक्टेट रूल है वायलेट नहीं होना चाहिए फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट। अगर वो वायलेट हो रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या फिर नेगेटिव होगा। एक प्लस का मतलब क्या है कि आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया उसने, एक नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इस तरीके से उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड बात है वो ये है कि ड्रॉ एवरी H सब्स्टिट्यूएंट ऑन एवरी एटम एक्सेप्ट कार्बन एटम। जब भी आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म को ड्रॉ करोगे तो हर बार आप लोग जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना, देखिए आपके पास 3 टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। एक आपके पास होता है कंडेंस फॉर्मूला, एक आपके पास होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और एक आपके पास होता है लाइन एंगल फॉर्मूला। तो जब भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MSc के अंदर आप लोग आ चुके हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो CSIR नेट की, या फिर आप लोग BSc के अंदर हो, आप तैयारी कर रहे हो IIT जैम एग्जाम की, तो इस लेवल के ऊपर जाकर आप लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप लोग यूज़ करते हो लाइन एंगल फॉर्मूला का, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट करना आसान है, उसको समझना आसान है। तो लाइन एंगल फॉर्मूला का आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो। और लाइन एंगल फॉर्मूला का रूल ये है कि आप किसी भी हाइड्रोजन को शो करने की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब वो कार्बन के ऊपर नहीं लगा होगा। अगर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग लाइन एंगल फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंट, उसको ड्रॉ नहीं करते, उसको दिखाते नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास कोई, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एसिड अमाइड का ही एग्जाम्पल ले लूँ आपके सामने, तो CH3CO आपको क्या गिवन होगा, आपको कंडेंस फॉर्मूला गिवन होगा। इससे आपने क्या बनाया, इससे आपने एक करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर बना लिया। फिर आपको जब इसको आप कन्वर्ट करोगे लाइन एंगल फॉर्मूला के अंदर, तो आप लोगों को वो हाइड्रोजन्स नहीं शो करने हैं जो कि कार्बन के ऊपर अटैच हैं। इसका जो करेक्ट लाइन एंगल फॉर्मूला होगा वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। जो इसका करेक्ट लाइन एंगल फॉर्मूला होगा वो आपके सामने ये रहा। अब इसके अंदर मतलब क्या, आपका हर एक कॉर्नर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन एटम को। तो ये एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये भी क्या है, कॉर्नर है। तो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर इस कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है। एक वैलेंसी ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। तो इस कार्बन के ऊपर चारों की चारों वैलेंसी है जो वो सेटिस्फाई है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो यहाँ पर इसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी को शो किया गया है, इसकी अभी भी 3 वैलेंसी क्या है, फ्री है। अगर लाइन एंगल डायग्राम के अंदर किसी कार्बन की कोई वैलेंसी को शो नहीं किया गया और आपको 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना ही करना है, तो कंप्लीट करने के लिए वहां पर जो H एटम है वो अंडरस्टूड है। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन्स होते हैं उसको लाइन एंगल फॉर्मूले के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन किसी और एटम के ऊपर अटैच, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो सकते हैं, तो वहां पर आपको उन हाइड्रोजन को शो करना है। अगर आप लोगों को करेक्ट मैकेनिज्म तक पहुंचना है, एक अच्छे मैकेनिज्म तक पहुंचना है। मैकेनिज्म को लिखते वक्त इस बात का हमेशा याद रखें कि अपने लाइन एंगल फॉर्मूले के अंदर वैसे भी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उनको शो नहीं करते, और आपके पास जितने भी जो बाकी आइटम है अगर उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है तो उसको हम शो करते हैं। तो एक करेक्ट लाइन एंगल फॉर्मूला बनाएं, हर एक हाइड्रोजन को दिखाएं जो कि आपका कार्बन के अलावा किसी और एटम के ऊपर अटैच हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको हर एक चार्ज को भी दिखाना है। चार्ज को दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि चार्ज के बिना आप लोग कुछ केमिकल रिएक्टिविटी को लूज़ कर सकते हो, कुछ रिएक्टिविटी पोटेंशियल को लूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एग्जांपल लिया, किसी भी एन ऑक्साइड का मैंने एग्जांपल लिया। ऑक्साइड क्या होता है, आपके पास कोई सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है और इसको इस तरीके के फॉर्मूले आप लोग क्या बोलते हो, इस तरीके के ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हो, ऑक्साइड बोलते हो। क्योंकि ये मैंने नाइट्रोजन के ऊपर लगाया तो मैंने इसको क्या बोल दिया, एन के ऊपर एन ऑक्साइड बोल दिया। इस नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायल मिथाइल अमीन एन ऑक्साइड। तो नेमिंग के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, नेमिंग को हम लोग जब पढ़ेंगे जब हम लोग नेमिंग को पढ़ रहे होंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है, मैकेनिज्म के ऊपर है। मैकेनिज्म को लिखने के लिए आप लोगों को
क्या करना पड़ेगा, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद कर्व एरो को लगाना पड़ेगा। कर्व एरो को लगाने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं, कुछ आपके पास टोटल 7 रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले रूल आपके पास क्या है कि आप लोगों को करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अंदर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात आपने देखी, पहली बात में हमने क्या कहा, उसके अंदर आपने कहा कि अगर आपके पास सेकंड रो के एलिमेंट हैं तो वहां पर आपको ऑक्टेट रूल को हमेशा फॉलो करना है। उसके बाद आपने कहा कि आप लोग करेक्ट लाइन एंगल फॉर्मूला बनाना है। मैकेनिज्म के टाइम के ऊपर लाइन एंगल फॉर्मूला की मैंने प्रॉपर्टी की बात कर दी। उसके बाद आप कह रहे हो कि आपको हर एक चार्ज को दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने NX लिया तो आपको यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज शो करना पड़ेगा। देखिए होने को बच्चे ये भी कर सकते हैं कि मैंने इस लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट कर दिया और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि उसने इसका क्या बनाया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया और आप लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर तक पहुंचे कि एन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ पर गायब हो गया, चार्ज अब इसके ऊपर है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये फंडामेंटली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रोजन एटम है इसके ऊपर 5 बॉन्ड बन गए। 5 बॉन्ड का बनने का मतलब क्या हो गया कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो गया। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनकर आया, जो आपने रेगुलर स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर फंडामेंटली ही इनकरेक्ट है, क्योंकि हेयर एन एटम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि नेवर एवर ब्रेक एनी रूल। अगले रूल को फॉलो करने के लिए आप लोग पिछले रूल को ब्रेक नहीं करोगे। आपको किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करना है, आपको हर एक रूल को क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। इफ़ वी मिस द चार्जेस, इस बात को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी हुआ है, इफ़ वी मिस द चार्जेस ऑन एनी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल वी मे मिस द पोटेंशियल रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ चार्जेस आर ड्रॉन करेक्टली देन वी मे कंक्लूड। अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर चार्जेस सही से ड्रॉ किए हुए हैं तो हम कुछ बातों को कंक्लूड भी वहाँ से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था एन ऑक्साइड का ही, उसी की बात करता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, वो एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच एटम है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी कि एन ऑक्साइड के अंदर ये जो सेंटर है ये क्या है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। प्रोबेबली मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऐसा ही आपके पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। आपके पास कोई और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी हो सकता है, आपके पास तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो उनके अंदर से कौन सा रिएक्ट, कौन सा आपके पास सेलेक्टिव होगा, उसकी बात हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग एमओटी को पढ़ लेंगे। लेकिन ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो सकता है मैकेनिज्म के दौरान। और यहाँ पर एन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो सकता है। तो चार्जेस कभी कभी आपको कुछ बातें बताएंगे, कभी कभी कुछ बातें आपको दिमाग में आएंगी चार्ज को देखते ही, कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या कि वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसका। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, वहां पर कोई भी आके न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली बात मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, ड्रॉ एवरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको करेक्ट लाइन एंगल फॉर्मूला बनाना है, तो लाइन एंगल फॉर्मूला की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि आपका हर एक कॉर्नर आपका जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके हाइड्रोजन किसी और एटम के ऊपर है उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको हर एक एटम के ऊपर अगर कोई लोन पेयर्स हैं तो आपको वो लोन पेयर्स भी शो करने पड़ेंगे, और उनके ऊपर कोई चार्ज है तो आपको वो चार्ज भी शो करना पड़ेगा। तो सारी की सारी बातें क्या है, एक ही बातें हैं। अब लोन पेयर्स का बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 95% ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आउट देयर स्टार्ट्स ऑफ विद एन एरो कमिंग फ्रॉम ए लोन पेयर्स। अभी हम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, और आप लोग वहाँ पर देखोगे बहुत सारे जो मैकेनिज्म है वो लोन पेयर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। जो आप कर्व एरो उनके ऊपर लगाओगे वो लोन पेयर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं वो सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा कंपाउंड लिया, मैंने यहाँ पर एक एल्कोहल कंपाउंड लिया हुआ है। OH ग्रुप का मतलब क्या है कि एक एल्कोहल है, साथ ही साथ इसके ऊपर क्या है, एक डबल बॉन्ड भी है। मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको पता है कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। जो आपका एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड ही क्यों अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्यों नहीं अटैक कर रहा है, ये वाला अटैक क्यों नहीं हो रहा है, इन सब की बातें करेंगे जब हम लोग एमओटी को पढ़ लेंगे। अभी के लिए जो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है वो यही है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है टूट के यहाँ पर आ जाएगा। ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बॉन्ड पेयर को लेकर चला जाएगा। तो जो आपके पास इंटरमीडिएट निकल कर आएगा वो आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरमीडिएट निकल कर आ जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट सही भी हो सकता है, इस केस में इंटरमीडिएट बिल्कुल गलत है। ये कई केस के अंदर आपके पास सही भी निकल कर आ जाएगा, लेकिन
इसको बनाने का जो तरीका आपने यूज़ किया है वो तरीका बिल्कुल गलत है। जो करेक्ट मैकेनिज्म होगा वो कैसे होगा, जो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, रिएक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा। तो लोन पेयर्स को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लोन पेयर से ही हम लोग यहाँ पर उसे स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक रिएक्शन लिखी है मैंने यहाँ पर ये, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग देखने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर। तो करेक्ट मैकेनिज्म इसका क्या हो जाएगा मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो जो करेक्ट मैकेनिज्म है वो इसका हो जाएगा कि पहले लोन पेयर से अटैक होना शुरू करेगा। ये जो यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं पहले बॉन्ड के ऊपर आएंगे, उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये आपके पास ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्रोमीन अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो जो करेक्ट इंटरमीडिएट है वो आपके पास इस तरीके का करेक्ट इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ से जो आपने इंटरमीडिएट बनाया वो इंटरमीडिएट अलग इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट अलग इंटरमीडिएट है। तो ऑफकोर्स अगर आपका मैकेनिज्म के दौरान इंटरमीडिएट ही चेंज हो गया तो आपका पूरा मैकेनिज्म भी गलत हो जाएगा। तो लोन पेयर्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात आपको याद रखनी है, वो अगली बात क्या है, ओमिट कर्व एरोज वाइल मेकिंग और ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं। आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, आपके पास डेटिव बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड का ज़्यादा रोल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन कहीं कहीं उनका रोल आएगा भी। अब जब आप लोग किसी हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, डेटिव बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो या फिर डेटिव बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, उनकी ब्रेकिंग या मेकिंग के अंदर आप लोगों को कर्व एरोज को ड्रॉ नहीं करना है। जैसे कि आप लोग सिंपली जब आप कोई भी क्लीवेज दिखाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को कर्व एरोज दिखाने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कोई एल्काइल हाइड ले लूँ, यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ पर कार्बन और आयोडाइड का जो बॉन्ड है, अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो मैं यहाँ पर कर्व एरो को शो करता हूँ। जो आपके पास ये बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोडीन के ऊपर चले जाएंगे और कार्बन के ऊपर प्लस चला जाएगा, और आपके पास आयोडाइड यहाँ पर आयोडाइड आयन आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ये जो रिएक्शन जो आपने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर आपने कर्व एरो लगाया, ये एकदम सही है। लेकिन जो यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और आयोडीन के बीच में, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आपके पास बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है तो वहाँ पर जब उसकी ब्रेकिंग या मेकिंग के लिए आप लोगों को कर्व एरो शो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो या फिर वो डेटिव बॉन्ड हो, उसके क्लीवेज के टाइम पे आप लोगों को कर्व एरोज को शो नहीं करना। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि आपका बनता है बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड द हाइड्रोजन एटम विच इज फर्दर अटैच टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इस केस के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो कम मॉलिक्यूल है इनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोजन एटम विच इज फर्दर अटैच टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अटैच है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपके पास क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से एक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है जो कि आपके पास फर्दर अटैच है किसी न किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन होगा जो कि आपके पास फ्लोरीन, आपके पास ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से अटैच होगा, और यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, तो इनके बीच में आपके पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज दिखाना चाहते हो, इसकी ब्रेकिंग दिखाना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको कर्व एरोज को ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप लोग कर्व एरो को ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको इसकी ब्रेकिंग दिखानी है, किसी मैकेनिज्म के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखानी, जो कई बार आपको देखने को मिलेगी। कई बार आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। अगर एक ही मोलिक्यूल के पास वो हाइड्रोजन एटम भी है जो कि ऑक्सीजन से अटैच है और एक कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो वहाँ पर आपके पास एक ही मोलिक्यूल के बीच, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का मोलिक्यूल होगा, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पर आपके पास क्या है, OH अटैच है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ये जो आपके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग को आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। और क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये सेम मॉलिक्यूल का है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में आपकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और एक केस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल आपके पास ये रहा, एक मॉलिक्यूल आपके पास ये रहा,
ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल का है और हाइड्रोजन जो है वो इस मॉलिक्यूल का है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप लोग बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन जिस बात की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकिंग के टाइम के ऊपर या फिर मेकिंग के टाइम के ऊपर आपको कर्व एरोज को शो नहीं करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस केस में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने यहाँ पर कर्व एरो का यूज़ किया, तो कर्व एरो का सिंपल सा मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पर एरो खत्म होता है वहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन लेकर गया है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बना दिया हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया। मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही लगाए हैं, मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लगाए। ये मैंने क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह एक ऐसी इंट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स तो है लेकिन वो बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बॉन्ड के पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ से कौन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कर्व एरो एंड हो रहा है, जहाँ पर कर्व एरो एंड होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग नेगेटिव चार्ज को लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लगाओगे, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ये सही लुईस स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर ये सही लुईस स्ट्रक्चर्स नहीं है तो आप लोग रूल 1 की पहली बात को ओबे नहीं कर रहे हो। अगर आप उसे ओबे नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो गया, फिर से गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ डेटिव बॉन्ड की, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे, कुछ रिएजेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ले लिया है, निकल आपके पास सेंट्रल एटम है, उसके बाद आपने 3 जो है वो CO लगाए हुए हैं, कार्बन के जो आपके पास लिगेंड है वो लगाए हुए हैं, CO 3 लिगेंड है और एक लिगेंड आपने लगा रखा है PPH3, राइट। तो ये आपके पास है, यहाँ पर जो H आएगा वो स्मॉल h आएगा, कैपिटल H नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास है PPH3 है। अगर मैं इस डेटिव बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कर्व एरो लगाने की जरूरत, अगर मैंने यहाँ पर कर्व एरो लगाया तो ऑब्वियस सी बात है निकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। डेटिव बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेटिव बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से ही आया हुआ है। इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्या है, फॉस्फोरस के पास ही थे, फॉस्फोरस के ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले गए, फॉस्फोरस के पास चले गए। तो इलेक्ट्रॉन भी मैंने ऐड किया है और मैंने नेगेटिव चार्ज भी ऐड किया है। निकल के पास मैंने क्या ऐड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिया। अब ये भी गलत है। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर बनकर आया, स्ट्रक्चर क्या बनकर आपके पास, गलत स्ट्रक्चर बनकर आया, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के थे, फॉस्फोरस के पास ही तो वापस आए, तो नेगेटिव चार्ज किस बात का भाई, तो नेगेटिव चार्ज आप लोग यहाँ पर नहीं लगाओगे। तो ये स्ट्रक्चर्स भी क्या है, आपके गलत हो गए। तो इस गलती से बचने के लिए आप लोग क्या करो, आपके पास सिंपल सा एक रूल है कि जब भी आप लोग कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो या फिर डेटिव बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो कर्व एरोज को लगाओ ही मत। आपको कोई भी कर्व एरो लगाने की जरूरत नहीं होती अगर आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की या फिर डेटिव बॉन्ड की ब्रेकिंग को दिखा रहे हो। अगर आपने एक कर्व एरो नहीं लगाया तो आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज नहीं लगाओगे। अगर आपने एक कर्व एरो यहाँ पर नहीं लगाया तो ये पॉजिटिव चार्ज आप लोग यहाँ पर नहीं लगाओगे और ये नेगेटिव चार्ज भी आप लोग यहाँ पर नहीं लगाओगे। डेफिनेटली जो इसका इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इसको ब्रेक किया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फॉस्फोरस के पास जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग यहाँ पर लगा दोगे। लेकिन चार्ज आप लोग तभी लगाते हो जब कर्व एरो आएगा, राइट। अगर कर्व एरो नहीं लगाया तो आपने यहाँ पर चार्ज नहीं लगाए, और अगर यहाँ पर चार्ज नहीं होंगे तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर्स निकल कर आएंगे, स्ट्रक्चर सही निकल कर आएंगे और आपका मैकेनिज्म जो है वो सही बनेगा। तो रूल नंबर 1 के अंदर आपको कुछ बातों को याद रखना है, वो मैंने बातें यहाँ पर सारी लिखी हुई है। पहली बात क्या है, ओबे द ऑक्टेट रूल। सेकंड एलिमेंट्स के लिए ड्रॉ एवरी H सब्स्टिट्यूएंट ऑन एवरी एटम एक्सेप्ट कार्बन एटम, मैं समझा चुका हूँ। शो एवरी चार्ज, ड्रॉ एवरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, आपको दोनों चीज़ों को याद रखना है कि आपको चार्ज भी बनाने हर एक एटम के ऊपर, अगर है तो, अगर आपको लोन पेयर है तो आपको लोन पेयर भी आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद ओमिट कर्व एरोज वाइल मेकिंग और ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग फॉलो करते भी हो, लेकिन अब आपको इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ना है और मैकेनिज्म को लिखते वक्त ये बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 बहुत सिंपल सा है। रूल क्या कहता है आपसे, रूल आपसे कहता है कि एरो स्टार्ट्स ऑन विद बॉन्ड्स और लोन पेयर। जो आप कर्व एरो को स्टार्ट कर रहे हो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या तो ये लोन पेयर से स्टार्ट होगा या फिर ये बॉन्ड पेयर से स्टार्ट होगा। इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि ये मेरा फील्ड ऑर्बिटल से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कर्व एरो का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। या तो वो ऑर्बिटल के अंदर होंगे या फिर वो
बॉन्ड्स के अंदर होंगे। बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। लोन पेयर्स के जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो उससे मुझे मतलब नहीं है, आपका मतलब ये है कि अगर आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ पर होंगे, या तो बॉन्ड के पास होंगे या फिर लोन पेयर्स के पास आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो आपके पास जब भी आप किसी कर्व एरो को शुरू करोगे तो या तो आप किसी ना किसी बॉन्ड से शुरू कर रहे हो या फिर आप लोग लोन पेयर से शुरू कर रहे हो। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, अगर आपके पास कोई हाइड्रोक्साइड आयन है और आपके पास एक कंपाउंड में सिंपल सा एल्डिहाइड लिया हुआ है, तो यहाँ पर जब आप इस एरो को शुरू करोगे तो आप यहाँ पर इस लोन पेयर से जो है इस एरो को स्टार्ट कर रहे हो और आप लोग यहाँ पर कार्बन के ऊपर लेकर आओगे। और जो सेकंड एरो आपने लगाया ये आपने कहाँ से शुरू किया, ये आपने इस बॉन्ड से शुरू किया। तो जो एरो के जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है या तो वो लोन पेयर होने चाहिए या फिर वो बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तो बॉन्ड से शुरू करना है या फिर आपको लोन पेयर से शुरू करना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है। सिंपल से जो आपके पास यहाँ पर आपकी जो हाइड्रेशन रिएक्शन है एल्कीन की, डबल बॉन्ड की हाइड्रेशन रिएक्शन है, आप लोग एरो कैसे लगाते हो, बॉन्ड से आप लोग एरो को करना स्टार्ट करते हो। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2 में। तो जब भी आप एरो को स्टार्ट करोगे तो वो किसी ना किसी बॉन्ड से स्टार्ट होगा या फिर वो लोन पेयर से स्टार्ट होगा। इस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान कई बार आप लोग काफ़ी ज़्यादा रीअरेंजमेंट भी करते हो, आप लोग रीअरेंजमेंट को पढ़ते हो, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। तो उन शिफ्टिंग के दौरान भी जो आपके एरो के जो रूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। शिफ्टिंग के टाइम पे जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 1 to मिथाइल शिफ्ट दिखा रखी है कि किस तरीके से 1 to मिथाइल शिफ्ट होती है कार्बोकैटायन के अंदर। इस चीज़ को हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से वो होती है मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसका जो कर्व एरो होता है वो भी कहाँ से शुरू होता है, आपका बॉन्ड से ही शुरू होता है। इस बॉन्ड से जो है वो आपका कर्व एरो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी आप लोग किसी कर्व एरो को स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा आपका लोन पेयर से शुरू होगा या फिर वो आपका किसी ना किसी बॉन्ड से शुरू होगा। कर्व एरो कभी भी चार्ज से शुरू नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले केस में दिखाया है, तो मैंने यहाँ पर अपने कर्व एरो को इलेक्ट्रॉन से यानी कि लोन पेयर से मैंने शुरू कराया है। मैंने यहाँ पर इस चार्ज से शुरू नहीं किया। बिल्कुल भी आपको चार्ज से कर्व एरो को शुरू नहीं करना, क्योंकि जो बॉन्ड आपका कर्व एरो का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के बीच में और यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या बनने वाला है, बॉन्ड बनने वाला है। अगर बॉन्ड बनने वाला है तो बॉन्ड तो आपके इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, चार्जेस बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर चार्जेस बॉन्ड नहीं बना सकते तो वहाँ से आप लोग कर्व एरो को शुरू नहीं कर सकते। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको। ये आपको कभी भी अपने कर्व एरो को चार्ज से शुरू नहीं करना है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या फिर आपका वो पॉजिटिव चार्ज हो। हमेशा जो कर्व एरो शुरू होंगे वो या तो लोन पेयर से शुरू होंगे या फिर आपके पास बॉन्ड पेयर से शुरू होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर आप लोग क्या करोगे, चार्ज से कर्व एरो को शुरू किया हुआ है। तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर ऊपर आपके साथ जो एग्जाम्पल कराया था, मैंने यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर लोन पेयर्स नहीं बनाया और आप लोगों ने क्या किया, चार्ज से जो है वो एरो को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने चार्ज से एरो को स्टार्ट करोगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरमीडिएट निकल कर आएगा। अगर मैं इस केस में इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, इंटरमीडिएट यहाँ पर आपके पास निकल कर आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएंगे, आपके पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH आपके पास यहाँ पर जुड़ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट निकल कर आया वो सेम ही इंटरमीडिएट आपके पास यहाँ पर निकल कर आया है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि आपको एरोज को चार्ज से शुरू नहीं करना है। अलग से लिखा भी हुआ है, यू मे प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट बट चार्जेस डज नॉट फॉर्म बॉन्ड। अगर चार्ज बॉन्ड नहीं बना सकते तो वहाँ से आप लोग कर्व एरो को शुरू नहीं कर सकते। तो अगर आपका चार्ज से एरो शुरू करने के बाद भी आपके पास सेम इंटरमीडिएट ही निकल कर आ रहा है तो फिर ये रूल किस काम का है, इस रूल को मैंने क्यों बनाया है। ये रूल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हर केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप लोग चार्ज से शुरू करोगे और आपका इंटरमीडिएट सही निकल कर आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, उसको पढ़ देता हूँ। नेवर एवर स्टार्ट योर कर्व एरो फ्रॉम चार्जेस, इट मे वर्क इन 50% ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बट इट विल अटरली फेल्स इन रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और बहुत सी रिएक्शंस आप लोग ऐसे देखने वाले हो जहाँ पर अगर आप लोगों ने चार्ज से कर्व एरो को शुरू किया तो आपका मैकेनिज्म गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ही गलत बनेगा। अगर आपका किसी भी मैकेनिज्म के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट गलत बना तो आपका वो पूरा मैकेनिज्म ही गलत माना जाएगा, उसको वो सही नहीं मान सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप लोग मैंने यहाँ पर लिया है BH4 नेगेटिव। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, BH4 नेगेटिव। इसका आप लोग बहुत पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सिंपल जो बेसिक जो आपके पास इसका जो काम होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करता है। ये आपको एसिड को रिड्यूस करके क्या बना देता है, एल्कोहल बना सकता है। कीटोन को रिड्यूस करके क्या बना
बना देगा, अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल बना सकता है। तो रिएजेंट्स के अंदर आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो। NaBH4 आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, इस चीज़ को आप लोग पढ़ते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर सिर्फ BH4 नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो जो आपके पास BH4 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, लूज स्ट्रक्चर, आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं कि यहाँ पर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इस बोरोन ने जो है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। जनरली बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या रहा, ये मैंने यहाँ पर बना दिए। अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड आपके पास कुछ तरह बन जाएगा, आपके पास BH3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस केस के अंदर बोरोन के जो सेंट्रल एटम है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक और हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा तो आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने और बोरोन के जो आपके पास ऑक्टेट है उसके अंदर आपने इसको ऐड कर दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लगा दोगे। तो इस नेगेटिव चार्ज के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड के अंदर ही, यहाँ पर बाहर से आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज है और आपको ये बात नहीं पता। आपको पता है कि चार्ज से भी मैं एरो को शुरू कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज का अटैक कर दोगे इस कार्बोनिल सेंटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव को सीधा यहाँ पर अटैक दिखा दोगे। तो ये अटैक आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब आप लोग रिएजेंट को पढ़ोगे, NaBH4 का मैकेनिज्म देखोगे इस केस के अंदर, तो आपका एरो यहाँ से शुरू नहीं होता। आप पहले ही इस BH बॉन्ड का ब्रेक करते हो और ये जो BH बॉन्ड है इससे आप लोग अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप लोगों को कभी भी नेगेटिव चार्ज से अपने एरो को शुरू नहीं करना। पॉजिटिव चार्ज जनरली बच्चे करते भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से बहुत से बच्चों को मैंने करते हुए देखा है। तो नेगेटिव चार्ज से आपको कभी भी अपने एरो को ऐड नहीं करना। अगर आपने नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर एरो को ऐड किया तो ये इंटरमीडिएट आपके पास बनकर आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये इंटरमीडिएट गलत इंटरमीडिएट है। जब आप लोग इसकी रिएक्शन को पढ़ोगे तब वहाँ पर मैं आपको इसका मैकेनिज्म कराऊंगा और उस केस में आप देखोगे कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो ये बनकर नहीं आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अलग से नोट लिखा हुआ है कि एरोज डोंट स्टार्ट ऑन एटम्स। ऑफ कोर्स वो चार्ज से स्टार्ट नहीं होंगे और साथ ही साथ वो किसी भी एटम से भी स्टार्ट नहीं होंगे। स्टार्ट वो सिर्फ कहाँ से होंगे, लोन पेयर से या फिर बॉन्ड से। ना तो वो किसी चार्ज से शुरू होंगे और ना ही वो किसी एटम से शुरू होंगे। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई सिंपल सा एल्काइल हाइड्राइड लिया है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एसिड 1 रिएक्शन, जिसके अंदर पहले क्या होता है, ब्रोमीन एटम आपका लीव करता है। तो आप एरो क्या बनाते हो, यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप क्या एरो बनाओगे, एग्जैक्ट एरो आपका ये बनता है, इस तरीके का आप एरो दिखाते हो और आपके पास जो बनेगा आगे जाके कंपाउंड बन जाएगा वो आपके पास ट्रायल मिथाइल आपके पास कैटायन बन जाएगा। तो इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एरो इस तरीके से दिखाया, मान लीजिए आपने जो एरो है वो एटम से शुरू करके ऐसे दिखा दिया, आपने दिखाया कि ब्रोमीन जो है वो आउट, आप इस मॉलिक्यूल से आउट हो रहा है, ब्रोमीन जो है वो पॉपिंग आउट हो रहा है, तो आपने इस तरीके से एरो दिखाया। तो ये एरो कुछ भी नहीं बना रहा, यहाँ से आपका कोई इंटरमीडिएट बनकर नहीं आएगा। ये एरो कुछ भी सेंस नहीं कर रहा, यहाँ से आपको कोई भी इंटरमीडिएट निकल कर नहीं आएगा। तो याद रखिए, जब भी एरो को शुरू करोगे तो आप लोगों को बॉन्ड से शुरू करना है या फिर आप लोगों को लोन पेयर से शुरू करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे एक एग्जांपल, मैंने शायद यहाँ पर आपको और दिखाया है, उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। मान लीजिए इस केस के अंदर जो मैंने अभी आपको रिएक्शन दिखाई थी, हाइड्रेशन रिएक्शन दिखाई थी मैंने आपको एल्कीन की। इस केस के अंदर आप लोगों ने जो एरो बनाया था वो किस तरीके बनाया था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर आपने इस एरो को उल्टा बना दिया, मान लीजिए कि आपने एरो को एस से स्टार्ट किया और इस बॉन्ड के ऊपर बना दिया, तो इंटरमीडिएट तो भले ही आपके पास सेम बन जाएगा, लेकिन ये जो एरो आपने रिप्रेजेंट किया है, ये एरो जो आपने रिप्रेजेंट किया है ये गलत है। इस तरीके से आप कोई भी कर्व एरो नहीं होता, क्योंकि एरो कभी भी किसी एटम से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैकेनिज्म के अंदर आपने देखा कहीं भी, अगर अब फॉर एग्जांपल मैं किसी का मैकेनिज्म चेक कर रहा हूं और उसके मैकेनिज्म के अंदर किसी भी स्टेप में मुझे ये दिख गया कि उसका कर्व एरो जो है वो किसी ना किसी एटम से शुरू हुआ है, तो मैं उस पूरे मैकेनिज्म को डायरेक्ट एक बार में काट दूंगा, मुझे उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के कर्व एरो कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं और यहाँ से आपको कोई भी इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कर्व है एरो आपने बनाया है ये फंडामेंटली ही क्या है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल सा रूल है, मेक एरोज एंड ऑन एटम्स और बॉन्ड। जैसे कि आप लोगों ने एरो को स्टार्ट किया था कहाँ से, बॉन्ड से या फिर लोन पेयर से, यानी कि कहाँ से, फील्ड ऑर्बिटल से। उसी तरीके से आपको एरो को एंड कहाँ करना है, या तो एटम पे एंड करना है या फिर बॉन्ड के ऊपर एंड करना है। इसका मतलब क्या, अनफिल्ड ऑर्बिटल्स। अब मैंने इसको अनफिल्ड ऑर्बिटल्स क्यों बोला, इन सब की बातें हम लोग करेंगे, फील्ड ऑर्बिटल अनफिल्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एटम एंड आपको एटम के ऊपर करना है या फिर बॉन्ड के ऊपर करना है, क्योंकि अनफिल्ड ऑर्बिटल्स आपको वहीं पर ही देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक रिएक्शन ली है, जहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, राइट। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, HCl है। अगर आप लोग को
यहाँ पर इसका मैकेनिज्म बताएं तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इस H के ऊपर जाके अटैक करेंगे और ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूट के जो इसके जो पीछे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने एरो स्टार्ट किया वो यहाँ पर आपने कहाँ से शुरू किया, लोन पेयर शुरू किया, और यहाँ पर आपने कहाँ से शुरू किया, बॉन्ड से शुरू किया। तो ये बिल्कुल सही है, स्टार्ट आपने सही किया। आप देखते हैं कि आपने आखिरकार एंड कहाँ किया। तो इस केस के अंदर जो आपने एरो एंड किया है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम के ऊपर एंड किया है। यहाँ पर जो आपने एरो को एंड किया है ये आपने क्लोरीन एटम के ऊपर एंड किया है। तो एरो आप लोग यहाँ पर कहाँ पर ऐड कर रहे हो, एंड कर रहे हो आप लोग किसी न किसी एटम के ऊपर एंड कर रहे हो। अब इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मैंने आप ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोग डोनेट कर रहे हो ये डोनेट कहाँ पर कर रहे हो, बेसिकली आप लोग यहाँ पर डोनेशन दिखा रहे हो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा स्टार ऑफ HCl। सिग्मा स्टार ऑफ HCl समझ के आप लोग ये समझोगे कि यार ये कहाँ से ऑर्बिटल आ गया, इसको मैं कैसे याद करूँगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, MOT के अंदर आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि वेयर आर दीज अनफिल्ड ऑर्बिटल्स। आप तो कह रहे हो कि एटम पे खत्म कर दो या फिर बॉन्ड पे खत्म कर दो, तो ये अनफिल्ड ऑर्बिटल वाली बात कहाँ पर आ गई। तो एक छोटी सी बात, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एवरी सिंगल प्लेस दैट यू हैव ए बॉन्ड, हर एक जगह जहाँ पर आपके पास बॉन्ड है, देयर इज ऑल्सो एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विच इज एट द बैक साइड ऑफ दैट बॉन्ड। जो भी बॉन्ड आप देखते हो, अगर आपके पास ये OH बॉन्ड है, वाटर मॉलिक्यूल आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, अगर यहाँ पर आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये सिग्मा OH बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सिग्मा OH बॉन्ड है। तो अगर ये आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा OH ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो इस ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक सिग्मा स्टार OH होगा जो कि क्या होगा, अनफिल्ड होगा। अगर कोई डोनेशन आपके पास यहाँ पर निकल कर आ रही है, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहे हो, HCl को ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो बॉन्ड आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, इस बॉन्ड के अंदर मान लीजिए जो बॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, ये आपके पास प्रेजेंट है सिग्मा ऑफ HCl के अंदर। अगर आपके पास कोई सिग्मा बॉन्ड है, अगर आपके पास कोई सिंगल बॉन्ड है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग भी होगा और ये एंटी बॉन्डिंग जो है आपके पास कैसा होगा, एम्प्टी होगा। तो जिस केस में आप लोगों ने यहाँ पर कर्व एरो बनाया था, मानने आपने क्या कहा था कि ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर्स हैं और ये जो लोन पेयर्स हैं आप लोग डोनेट करते हो इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कहाँ पर कर रहे हो, सिग्मा स्टार ऑफ HCl के अंदर कर रहे हो, जो कि क्या है, अनफिल्ड ऑर्बिटल है। इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप लोग समझने की कोशिश करो कि जहाँ पर भी आपको कोई बॉन्ड देखने को मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा जो कि खाली होगा। फिर अगर आपके पास कोई पाई बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कोई पाई बॉन्ड है, इस तरीके का आपके पास कंपाउंड है और आप कह रहे हो कि ये जो बॉन्ड है आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई आपके पास पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपके पास एक पाई स्टार होगा जो क्या होगा, खाली होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग के पास अनफिल्ड जो ऑर्बिटल्स है वो कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल को इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है कि ये जो सिंगल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर OH के बीच में है, सिग्मा जो OH है आपके पास क्या होगा, सिग्मा स्टार OH होगा। जो बातें मैंने आपको बताई है वही सेम बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल तो आपके पास है ही और आपके पास यहाँ पर क्या है, मिथाइल कैटायन है। क्या आपके पास मिथाइल कैटायन है, तो ये आप मैंने क्या बना दिया, मिथाइल कैटायन बना दिया। तो आपको पता है रिएक्शन कहाँ पर होगी, लोन पेयर से आप लोग अटैक कराओगे और लोन पेयर से आप लोग कहाँ पर अटैक कराओगे, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कराओगे। तो इस केस के अंदर तो आप बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल कहाँ से आ गया। देखिए ये जो आपके पास कार्बन है, ये आपको पता है कि जो कार्बन जो कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आती होगी, आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आती होगी, कार्बन की आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आती होगी, नाइट्रोजन्स की किस तरीके से आप लोग उनकी हाइब्रिडेशन निकालते हो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बेस है केमिस्ट्री का। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है तभी आप लोग जो है वो VBT को समझ पाओगे, और अगर आपको VBT आती है तभी आप लोग किसको समझ पाओगे, MOT को समझ पाओगे। तो MOT को समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा और आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आनी चाहिए, किस कंपाउंड की हाइब्रिडेशन होती है, किस कंपाउंड की हाइब्रिडेशन नहीं होती है। तो इस कोर्स के लिए मान लेता हूँ कि आप लोगों को वो सब चीज़ें आती हैं। अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती हैं तो केमिकल बॉन्डिंग को आप लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ते हो, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल ये समझ लो, क्योंकि उसका यूज़ हर जगह है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है और बिना केमिकल बॉन्डिंग के आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी नहीं समझ सकते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। और उसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए। मैं होप करता हूँ कि आपको वो कंसेप्ट आता हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर जो कार्बन का जो आपके पास एटम है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिकल कन्फिगरेशन लिखूंगा तो आपको पता है कि कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 और उसके बाद आप क्या बनाओगे 2p2। तो ये इसकी सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अगर मैं इसका
ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये आपके पास 2s का डब्बा है, 1s का डब्बा यहाँ पर होगा, 2s का डब्बा होगा, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 2p का होगा। जनरली मैं इंटरेस्टेड हूँ वैलेंस के अंदर, आपके पास जो आपकी वैलेंस सेल होती है उसके अंदर आप लोग क्या होते हो, इंटरेस्टेड होते हो। तो यहाँ पर हमें क्या बनाया, 2s का डब्बा, 2px, 2py और 2pz, ये आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2py के अंदर, ये आपने भर दिए। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो मिथाइल का जो आपके पास कैटायन था, इस मिथाइल कैटायन के अंदर जो आपके पास एक कार्बन है, ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ने मिलकर क्या बना लिए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए। एक s ऑर्बिटल ने और 2 p ऑर्बिटल ने मिलकर क्या बना लिया, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप कंबाइन करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने कितने कंबाइन किए हैं, 2s का एक किया है, 2p का एक किया है, 2p का एक और किया है, तो कितने मिलेंगे आपके पास, आपको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 क्या मिल गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। और जो एक आपके पास ये p ऑर्बिटल बच गया था, इस p ऑर्बिटल को आपने एज इट इज छोड़ दिया, अनहाइब्रिड आपने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। आपके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन प्लस के ऊपर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से हैं, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले आप लोग इसको भरते हो, पहले आप लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को भरते हो, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा कम होगी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। अगर उसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को आप लोग कहाँ भरते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर भरते हो। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर दिया, तो यहाँ पर एक ये जो 2p-pz ऑर्बिटल है ये खाली बच गया। अब ये इसे आप लोग क्या बोलते हो, अनफिल्ड ऑर्बिटल बोलते हो। ये जो एरो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो एरो जो एंड हो रहा है, ये एंड कहाँ पर हो रहा है, ये एंड हो रहा है इस p ऑर्बिटल के अंदर। जो ये खाली p ऑर्बिटल है, यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। तो बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात को कि जो आपका एरो है वो स्टार्ट होना चाहिए लोन पेयर या फिर बॉन्ड से, ख़त्म होना चाहिए किसी एटम के ऊपर या फिर आपका अनफिल्ड ऑर्बिटल के अंदर आपका क्या होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। इस केस के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, एटम के ऊपर उसे खत्म कर रहे हो। इस केस के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, ऑर्बिटल के अंदर उसको खत्म कर रहे हो। एटम के खत्म करने का मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पर डोनेशन कर रहे हो सिग्मा स्टार ऑफ HCl बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, आप लोग जो आपके पास ये अनहाइब्रिड खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है 2p का, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। तो अभी आप लोग, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कैसे मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल बनाया, कैसे मैंने यहाँ पर एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया, तो एक बार मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपका सिग्मा है, क्या आपका सिग्मा स्टार है, क्या पाई है, क्या पाई स्टार है, क्या sp2 है, क्या sp3 है, क्या sp है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, अटैक कहाँ शुरू कराओगे, कहाँ ख़त्म कराओगे, वो सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक अच्छा आपको आइडिया दिया है कि फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और अनफील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बात करनी है उन्हीं चीज़ों की, हमें बात हमेशा करनी है फील्ड ऑर्बिटल और अनफील्ड ऑर्बिटल की। जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये रूल आपको हर वक्त याद होने चाहिए, लेकिन इनको आपको ऐसे नहीं कि इनको आप लोग बार बार पढ़ोगे, इनको आप एक बार पढ़ोगे तब भी आपको चीज़ें आपको एक बार में ही याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आपके सामने है, उससे पहले मैंने यहाँ पर शायद एक एग्जांपल और लिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को भी आप लोग समझ लीजिए कि आपको मैंने यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड लिया हुआ है। यहाँ पर जो मैंने कर्व एरो को शुरू किया है एक इलेक्ट्रॉन से शुरू किया है, यानी कि लोन पेयर से शुरू किया है। यहाँ पर जो मैंने एंड कर रहा हूँ, अगर मैं इस H के ऊपर एंड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि मैं सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के अंदर इसको डोनेट कर रहा हूँ। उसके बाद इस बॉन्ड से मैंने इस एरो को शुरू किया है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट कहाँ से करूँगा, बॉन्ड से करूँगा। खत्म कहाँ करूँगा, या तो मैं खाली ऑर्बिटल के अंदर खत्म कर दूँगा या फिर मैं किसी ना किसी बॉन्ड के ऊपर खत्म करूँगा। तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि इस बॉन्ड से शुरू करके क्या कर दो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी भी देखा है कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर क्या होगा, एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। तो एक तो ये हो सकता है कि डोनेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और एक ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि मैं इस बॉन्ड से शुरू करके बॉन्ड के ऊपर खत्म कर दूँ। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है और दोनों ही मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी बातें क्या है, एक्सेप्टेबल हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैकेनिज्म आपका ये भी हो सकता है, मैकेनिज्म आपका ये भी हो सकता है, किसी रिएक्शन में आप इसको देखोगे, किसी में आप इसको देखोगे। अगर आप इसके थ्रू जाओगे, यानी कि आप लोग पहले एरो के थ्रू जाओगे, यानी कि इसके थ्रू अगर आप लोग जाओगे, इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्डिंग के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपने कहाँ डोनेट कर दिए, इस खाली जो p ऑर्बिटल आपके पास है यहाँ पर आपने डोनेट कर दिया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, एरो शुरू यहाँ से हुआ है, इसने यहाँ पर H ले लिया, H निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल कहाँ चलेगा, आपके पास खाली p ऑर्बिटल के अंदर चले गए। तो यहाँ पर आप लोग क्या बना दोगे, इलेक्ट्रॉन्स को बना दोगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर गए हैं, p ऑर्बिटल के पास गए हैं। नेगेटिव शो करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या था, एक प्लस था। तो ये जो आपके पास जो नेगेटिव आए, नेगेटिव जो प्लस को मिलकर क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो इस
इस तरीके का आप लोग छोड़ सकते हो। अगर आप लोग सेकंड एरो को यूज़ करते हो, मान लीजिए जो सेकंड एरो मैंने यहाँ पे बनाया है कि इस बॉन्ड शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मैकेनिज्म को अप्रोच करते हो कि आपको एरो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे रूल्स आपको हर एक बार याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि एरोज डू नॉट एंड ऑन द चार्जेस, ना तो स्टार्ट होंगे ना ही एंड होंगे। समझा नहीं रहा हूँ इस चीज़ को मैं, आपको समझ आ गई होगी कि एरो जो है वो आपको स्टार्ट भी नहीं करने चार्ज से, और आपको जो एरो है वो ख़त्म भी नहीं करने चार्ज के ऊपर। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत सिंपल सा है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि ओबे द 3 एरो रूल। इस रूल के ऊपर स्टार लगा लेना। ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 कोर्स के लिए है। जब हम लोग एरो पुशिंग मैकेनिज्म 2 के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कुछ मैकेनिज्म के अंदर आपके पास 4 एरो भी आ गए, 5 एरो भी आ गए। तो जब तक मैं इस कोर्स को पढ़ा रहा हूँ, एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 को पढ़ा रहा हूँ, आपको इस रूल का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको 3 एरो ज़्यादा किसी एक स्टेप के अंदर नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 कोर्स के अंदर आपको कहीं भी 3 एरो से ज़्यादा नहीं बनाने हैं। आप 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, लेकिन 4 नहीं बना सकते हो जब तक हम लोग इस एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 कोर्स को पढ़ रहे हैं। द आइडिया ऑफ दिस रूल इज दैट डोंट यूज मोर देन 3 एरोज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप, ऑल्दो यू कैन ड्रॉ बट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट अंटिल एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1। जब आप लोग इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लोगे, एरो पुशिंग मैकेनिज्म 1 को कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एरो पुशिंग मैकेनिज्म 2। और जब हम लोग एरो पुशिंग मैकेनिज्म 2 को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ मैकेनिज्म के अंदर आपके पास जो एरोज हैं वो 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये जो रूल है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कोर्स के लिए है। देखिए जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ ये ऐसे आपको किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी बुक के अंदर इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे कि रूल है। ये रूल बनाए हुए हैं, ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए, आप लोग किसी भी चीज़ को याद ना किया जाए। तो ये कुछ रूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप लोग चीज़ों को पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस रूल से बाहर निकल कर भी आपके पास कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस भी हैं और उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ए वेरी सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस आपने देखी है, आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कोई बेस होगा और ये बेस आपका एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो रिएक्शंस आप लोगों ने देखी हुई है। मान लीजिए कि एल्काइल हैलाइड के ऊपर आपने क्या ले लिया, एक कीटोन ग्रुप आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, बेस है, यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होगा और आपके पास क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा और आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये रहा, एक हाइड्रोजन आपके पास ये रहा। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर क्लोरीन जो है वो लीव कर जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है और एक डबल बॉन्ड आपके पास जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये आपके पास क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो एक आपके पास डबल बॉन्ड ये बन सकता है और एक आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 टाइप के कंपाउंड आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। एक कंपाउंड जो आप देखोगे वो देखोगे कॉन्जुगेट इनोन है और दूसरा आप लोग देखोगे बीटा गामा सैचुरेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड इनोन है। देखिए कॉन्जुगेटेड इनोन का मतलब मेरा आपके पास क्या है, जो CO बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है वो क्या है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। इस केस में ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। कीटोन फंक्शन ग्रुप ये रहा, इसको बोलते हो अल्फा पोजीशन, इसको बोलते हो बीटा और इसको क्या बोलते हो, गामा बोलते हो। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, बीटा गामा सैचुरेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड इनोन। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड इनोन बन गया। जब आप इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली करोगे, आप लोग वहाँ पर देखोगे कि क्या आपकी यील्ड बनकर आई है, तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपकी जो 100% यील्ड है वो सिर्फ आपके पास ये वाला इनोन बनेगा, आपके पास ये वाला इनोन बनेगा ही नहीं। ये वाला इनोन नहीं बनने का मतलब क्या है कि आपका जो बेस है, आपका जो बेस है यहाँ पर, इस बेस ने इस H का एब्स्ट्रैक्शन नहीं किया, इस बेस ने इस H का एब्स्ट्रैक्शन नहीं किया, बल्कि इस बेस ने जो है वो इस वाले H का एब्स्ट्रैक्शन ही किया है, इस वाले का नहीं किया। इसका क्यों किया है, डेफिनेटली देयर इज समथिंग टू डू विद दिस कार्बोनिल बॉन्ड। अगर ये कार्बोनिल बॉन्ड नहीं होता तो इसका भी करता और इसका भी करता, लेकिन इस कार्बोनिल बॉन्ड की वजह से आपके पास कॉन्जुगेटेड इनोन बन गया और कॉन्जुगेटेड इनोन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो सिर्फ इसी H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस H की तरफ वो जाएगा भी नहीं। और आपके पास जो मेजर जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि बोल सकता हूँ कि लगभग 100% जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास सिर्फ यही बनेगा, कॉन्जुगेटेड इनोन बनेगा। डेफिनेटली देयर इज समथिंग टू डू विद दिस कार्बोनिल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर मैं इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा तो आपको उस मैकेनिज्म के अंदर इस कार्बोनिल बॉन्ड का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। अभी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं कि आपको सिर्फ 3 एरो पर, आपको सिर्फ और सिर्फ
3 एरो बनाने हैं, 3 एरो ज़्यादा आपको नहीं बनाने हैं। देखिए अगर मैं इसका प्लॉजिबल मैकेनिज्म देखूँ फॉर दिस मेजर प्रोडक्ट, आपके बन के आया मेजर प्रोडक्ट, क्या है मेजर प्रोडक्ट आपके पास ये रहा कॉन्जुगेटेड इनोन, ये आपके पास क्या है मेजर प्रोडक्ट है। आपको कैसे बन सकता है ये प्रोडक्ट आपके पास बन सकता है कि हो सकता है कि पहले जो ON है, जो बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, आप लोग इसको पहले इसको ब्रेक करके इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो, या फिर आप इस डायरेक्टली इस बॉन्ड से एरो को शुरू कर सकते हो। इसने क्या किया होगा, पहले स्टेप के अंदर इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया होगा, इस H के ऊपर इसने अटैक किया होगा। ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ से आपके पास यहाँ पर इस तरीके से इस बॉन्ड के ऊपर आया होगा। डेफिनेटली ये स्टार्टिंग के अंदर ही आपके पास इधर की तरफ नहीं गया, यहाँ से इधर की तरफ जाके ये चीज़ नहीं हुई। ये चीज़ क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप का कोई ना कोई रोल है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप का रोल नहीं होता तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट भी मिलता और आपको ये वाला प्रोडक्ट भी देखने को मिलता। लेकिन आपने देखा कि आपके पास ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना, लगभग 0% बना है, और ये आपके पास 100% बना है। तो जो मैकेनिज्म आप लोग ड्रॉ करोगे उसके अंदर इस कार्बोनिल बॉन्ड का कोई ना कोई रोल तो ज़रूर रहा होगा। तो मैकेनिज्म ड्रॉ करते हुए आप लोग बोल सकते हो कि सबसे पहले इस बॉन्ड से जो क्या हुआ, इस H ने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन हुआ इस एसिडिक H का, उसके बाद इस बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ और कुछ पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया और इस वाला बॉन्ड को टूट के आपके पास O की तरफ आ गया। उसके बाद क्या हुआ होगा, इस O से वापस ये चार्ज यहाँ पर आया होगा और ये जो आपने पास बॉन्ड डबल बॉन्ड बना है ये बॉन्ड इधर आया होगा और एक क्लोरीन यहाँ पर लीव किया होगा। अगर आप लोग इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपके पास मोर देन 3 एरोज हो गए। और अगर आप लोग इस मैकेनिज्म को सिंपल, मैं अगर किसी स्टूडेंट को मैकेनिज्म को समझाऊं नहीं और सिर्फ उसको एज ए फोटो दिखाऊं इस चीज़ की, मान लीजिए आप सिर्फ ये फोटो उसको दिखा रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, ये 2 चीज़ बनाई आपने, इस तरीके की फ़ोटो दिखा दी, तो शायद वो समझ भी नहीं पाएगा कि कौन सा अटैक पहले हो रहा है, कौन सा अटैक बाद में हो रहा है, किस तरीके से अटैक हो रहा है। तो बेसिकली above reaction mechanism is very complex to understand and the main problem is that we didn't break above reaction mechanism into elementary step। आप लोगों ने सारे स्टेप को एक ही स्टेप के अंदर, आपने जितने भी जो आपके पास स्टेप थे वो सारे के सारे आपने एक बार में दिखाने की कोशिश की, इसीलिए आपके पास जो एरोज हैं वो 3 से ज़्यादा आ गए। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि 3 एरो को फॉलो करने का मतलब ये है कि आप लोग श्योर हो रहे हो कि आप लोगों ने रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ही ब्रेक किया है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर 3 एरो को ड्रॉ करते एक बार में तो आपके पास रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से बनकर आता और आप लोग किसी भी स्टेप, किसी भी चीज़ को ब्रेक भी नहीं कर रहे होते। आपने क्या किया, आपने इसका अच्छे से लुईस स्ट्रक्चर बनाया, आपने इसका भी अच्छे से लुईस स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसके बाद क्या किया, आपने अटैक कराना शुरू किया। इस बॉन्ड ने क्या किया, इस H का एब्स्ट्रैक्शन किया। पहला स्टेप आप दिखा रहे हो, इसका एच किया, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट कर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये आपके पास बन गया क्या, पहला इंटरमीडिएट। ये कैसा स्टेप है आपके पास, पहला स्टेप है, 3 एरो का आपने यूज़ किया है। उसके बाद क्या किया, यहाँ से जो ऑक्साइड है यहाँ से वापस से इस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के ऊपर आया, डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा और क्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, यहाँ से मॉलिक्यूल से लीव कर जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो अगर आप लोग 3 एरो का यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग ये भी श्योरिटी रख रहे हो कि आप लोगों ने जो रिएक्शन है उसको आप लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ही ब्रेक किया। Do not use more than 3 curve arrows just to ensure that we break the mechanism step into elementary step। ये जो रूल्स मैंने आपको बताए, जो 4 रूल मैंने आपको बताए हैं, ये चारों के 4 रूल बहुत बेसिक हैं और ये इतने बेसिक हैं कि अगर आप इनका यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिक का याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले रूल आपके पास क्या है कि आपको सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स आप लोग बना रहे हो मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म के अंदर, उन सब का जो लुईस स्ट्रक्चर है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने इस केस के अंदर बनाया है, सारे के सारे लुईस स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया, एकदम सही बनाए हैं। सारे मैंने लोन पेयर को शो किया है। देखिए आपके पास क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर मैंने तीनों को शो किया है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मैंने दोनों को शो किया है। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मैंने इनको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से शो किया है। उसके बाद अगर चार्ज है तो चार्ज को भी शो करो। एरो को जो स्टार्ट कर रहे हो आप वो या तो एटम से शुरू करो या फिर आप लोग उसे बॉन्ड, एरो को जो स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग बॉन्ड से शुरू करो या फिर आप लोग लोन पेयर से शुरू करो। जो एरो को जो आप एंड कर रहे हो या तो वो एटम के ऊपर एंड करो या फिर आप लोग बॉन्ड के ऊपर एंड करो। आप लोग मेरे किसी भी एरो को देख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बॉन्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बॉन्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बॉन्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट आप इस केस के अंदर क्या है, लोन पेयर है, इस केस में क्या है, बॉन्ड है, इस केस में क्या है, बॉन्ड है, इस केस में आपका प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं बात करता हूँ एरो आपके ख़त्म कहाँ पर हो रहे हैं, ख़त्म कहाँ पर हुआ, यहाँ पर एटम के ऊपर ख़त्म हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ, एटम के ऊपर ख़त्म हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ, बॉन्ड के ऊपर ख़त्म हुआ, ख़त्म कहाँ पर हुआ, बॉन्ड के ऊपर ख़त्म हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ, बॉन्ड के ऊपर ख़त्म हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ, आपके पास एटम के ऊपर ख़त्म हुआ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि एरो को शुरू कहाँ से करना है, एरो ख़त्म कहाँ पर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है लुईस स्ट्रक्चर को बनाते हुए, कौन से एच को दिखाना है, कौन से एच को नहीं दिखाना है, चार्ज दिखाना है कि नहीं दिखाना है, लोन पेयर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। ये सब छोटी छोटी बातें मैकेनिज्म को ड्रॉ करते वक्त आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। कुछ
कुछ रूल्स और बच गए हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग 4 रूल पढ़ेंगे, कुछ रूल्स और बच गए हैं, 3 रूल और बचे हैं, उनको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कराऊंगा। लेकिन अगर आपको ये रूल समझ में आ रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है, आपको वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको कुछ रूल्स और बताऊंगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, 6 और 7, 3 रूल जो बच गए हैं उनको मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MOT को शुरू कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप लोग RJ अकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग हमें फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे भी कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।